Hello everyone, this is Deepika. I welcome to all my YouTube channel Learners Academy. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 जिसमें हम बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स का पढ़ रहे थे। उसका पार्ट 1 हमने कवर कर लिया। आज हम चलेंगे पार्ट 2 पे। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि ये जो बिल्डिंग्स वगैरह है कैसे बनती थी। ठीक है, कौन बनाता था, कैसे क्रिएट होती थी, मतलब कितनी इंपॉर्टेंस होती थी इनकी। मतलब उस टाइम में भी जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी बनती थी और हर एक चीज बिल्कुल प्लानिंग के हिसाब से होती थी और उसमें ब्रिक्स यूज होती थी, है ना। और अलग अलग तरह की मतलब कल्चर वगैरह हमें देखने को मिलता है, कल्चर उसमें देखने को मिलता है हमारी बिल्डिंग के अंदर। और जो ये बिल्डिंग्स क्रिएट होती थी या तो ये पूरे ब्रिक्स और स्टोन से बनती थी या फिर ये बनती थी जो केव्स होती थी उसको होलोड आउट करके। ठीक है, टेम्पल्स भी हमने पढ़े, टेम्पल्स भी ऐसे बनते थे। ठीक है, हमने जैन मोनास्ट्रीज के बारे में पढ़ा कि कैसे बनती थी। जब लोग यहाँ पे आते थे तो यहाँ पे जैन मोनास्ट्रीज बनती थी जिसमें कि वो केव्स को कार्व आउट करके, होलोड आउट करके उसमें रहने की जगह बनाते थे। ठीक है, तो उसमें वो पेंटिंग्स वगैरह भी बनाते थे। तो आइए आगे मूव करते हैं। ये बिल्डिंग्स की बात हुई थी कि कैसी कैसी बिल्डिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। स्तूपास देखने को मिलते हैं, टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, इसके अलावा हमें स्कल्पचर देखने को मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वहां का कल्चर कैसा था, मतलब कब का, एंशियंट हिस्ट्री के टाइम में। एंशियंट हिस्ट्री में हमने अपने डायनेस्टी के बारे में बहुत पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, क्या क्या गवर्नमेंट कैसी कैसी इकोनॉमिक होती थी, कैसा सोशल होता था। बट हमारा कल्चरल डेवलपमेंट जो रहता था वो हम इसी में कवर करेंगे। कल्चर में हम बुक्स को, पेंटिंग्स को और हमारे किसको, बिल्डिंग्स को कवर करेंगे। बिल्डिंग्स को हमने पढ़ लिया था, अब देखते हैं कि ये बिल्डिंग्स को हमने देख ली भी कैसे बनती थी। अब हम ये देखेंगे कि हाउ 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 वर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ड। लेकिन ये स्तूपास और टेम्पल्स कैसे बनाए जाते थे। ठीक है, क्या मैजिक से बनते थे? नहीं, इसका भी कोई प्रोसेस होगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनते थे। देयर वर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग अ स्तूपा और टेम्पल्स। किसी भी स्तूपा और टेम्पल को बनाने के लिए काफी ज्यादा स्टेजेस से निकलना पड़ता था। ठीक है, अब आपके माइंड में भी आएगा कि हम चलो एक बड़ा सा घर बनाते हैं। सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि हम जगह देखें, पहले आप जगह लोगे, फिर उसके बाद उसके लिए ईंटें, सीमेंट, बजरी, ठीक है, फिर जो जो मटेरियल उसमें लगता है वो सब कलेक्ट करोगे अच्छी क्वालिटी का। फिर उसको देखोगे कि कैसे उसको कहाँ कहाँ पे किस किस चीज को प्लेस करना है। ऐसे ही होता है ना। वैसे ही देखते हैं कि एंशियंट टाइम में क्या होता था। क्या होता था कि किंग और जो क्वींस होते थे वो डिसाइड करते थे टू बिल्ड दीज एज इट वॉज अ एक्सपेंसिव अफेयर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते थे किसी भी बिल्डिंग को बनाना या किसी भी टेम्पल को बनाना। तो इसका डिसीजन कौन लेता था? या किंग लेते थे या फिर क्वींस लेते थे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या होता था? गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स। सबसे पहले क्या करते थे? गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स को पता करते थे कि कहाँ पे मिलेगा। पहले तो क्या होता था, ये तो होता नहीं था कि शॉप पे जाओ और मिल जाएगा। नहीं, बड़ी बड़ी पहाड़ियां होती थी। मतलब एक पहाड़ी पे गए, वहां पे देखा कि हाँ यहाँ पर ये पहाड़ है, इसका जो स्टोन है बहुत ही अच्छा है, तो उसको फाइनलाइज कर लेते थे कि ये गुड क्वालिटी का है। फिर उसको क्या करते थे? क्वारिड करते थे। क्वारिड मतलब उसको खोदते थे, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते थे। फिर बड़ा सा पहाड़ देख लिया, स्टोन्स का पता है कि अब ये हो गया, फिर उसको खोदना, पार्ट्स में डिवाइड करना, फिर उसको जहां पे मंदिर बनाना है, सपोज ये रिवर है, यहाँ पे हमें मिल गया एक बड़ा सा पहाड़, ठीक है, और यहाँ पे हमने मंदिर बनाना है। तो यहाँ से ये पहाड़ से सारा का सारा ये पहाड़ उसको खुदाई करके, इसके टुकड़े को टुकड़े करके फिर इसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट करने के बाद फिर क्या काम होता था आगे? These rough blocks of stones had to be shaped and carved into pillar panels for walls, floors and ceilings। ठीक है, देखो कोई भी बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए हमें कितनी ज्यादा चीजें चाहिए। ठीक है, उसके लिए वेल शेप्ड हमें स्टोन्स चाहिए। ठीक है, मतलब प्रॉपर शेप में। ये पहाड़ से लेके आए हो, ये प्रॉपर शेप्ड वाले नहीं होते थे। इनको क्या करते थे? पहले इसको प्रॉपर शेप देते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे? शेप देके या फिर इसको कार्व्ड आउट इनटू पिलर की शेप में बनाते थे या फिर पैनल बनाते थे। इसके फ्लोर का जो भी मटेरियल होता था वो भी इसी से ही बनता था।
जो छतों में सीलिंग्स वगैरह होती थी उसको उसी शेप में दिया जाता था, मतलब हर एक चीज की अलग अलग शेप बनाई जाती थी एक ही गुड क्वालिटी के स्टोन से। देन प्लेस्ड इन प्रीशियसली द राइट पोजीशन, फिर बड़े केयरफुली तरीके से इसको क्या कर जाता था, सब चीजों को उसकी पोजीशन दी जाती थी। किंग्स एंड क्वींस प्रोबेबली स्पेंड मनी फॉर देयर ट्रेजरी टू पे द क्राफ्ट पर्सन्स who worked to build these splendid। अब देखो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनेगी है ना, इतने बड़े बड़े टेम्पल्स बनेंगे, पर क्या आपने सोचा है कि बाबू भैया पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा कौन इन्वेस्ट करता था? वहां के जो रिच किंग्स होते थे, क्वींस होते थे, वो क्या करते थे, इनमें मनी लगाते थे कि जो भी क्राफ्ट पर्सन होते थे, वो जो बिल्डिंग को पूरा बनाते थे, क्राफ्ट करते थे, तो उनके लिए मनी कौन करता था? इनको जो भी इसमें वर्क करते थे पर्सन, उनके लिए सबके लिए मनी कौन देता था? किंग्स या फिर क्वींस देती थी, ठीक है। और प्लस और कौन देता था? डिवोटीज, मतलब जो बहुत बड़े बड़े भक्त होते थे, केम एंड विजिट द टेम्पल और स्तूपास, द ऑफ्टन ब्रॉट गिफ्ट्स विच वर यूज्ड टू डेकोरेटेड द बिल्डिंग्स। अब हम देखते हैं कई बार क्या होता है, कई पूरा मंदिर नहीं बना सकते, पर कई लोग जैसे किसी का कोई टाइल्स का काम हो गया, कोई फैंस का काम हो गया, कोई चेयर्स का काम हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम क्या करते हैं कि हम जब कहा हमें पता चलता है कहीं पे कोई बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, हम क्या करते हैं, जो मेन तो बिल्ड करते हैं किंग और क्वीन करते हैं, बट मेन तो जो मंदिर बनाएंगे, मेन जो ओनर होंगे वही बनाएंगे। बट अब फिर क्या करते थे, कोई भगत आ गया, कोई डिवोटी आ गया, कोई बहुत बड़ा मर्चेंट आ गया, उनके माइंड में आया क्यों ना हम भी इसमें काउंट्री करें, तो वो क्या करते थे, अपने नाम की कोई ना कोई चीज दे देते थे कि जैसे ये कमरा मैं बनवा रहा हूँ। अब भी हम कहीं किसी बड़ी बड़े मंदिरों में जाते हैं तो लिखा रहा होता है, वहां पे भी फैन के ऊपर आप देखोगे लिखा होता है कि ये फलाने फलाने के बेटे ने इस सन में ये एज अ दान दिया है ना। ऐसे क्या करते थे, डिवोटीज जाते थे टेम्पल्स पे या स्तूपास पे विजिट करते थे, तो वहां के लिए गिफ्ट लेके आ जाते थे, विच वर यूज टू डेकोरेटेड द बिल्डिंग, जो कि बिल्डिंग को डेकोरेट करने के लिए यूज होते थे। ऐसे भी लोग अपना कंट्रीब्यूट करते थे। स्पेशली एन एसोस, फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल है एन एसोसिएशन ऑफ इवॉरी वर्कर्स पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवे एट स्तूपा। आप देख रहे होगे जो स्तूपा का जो गेटवे है ना, वो किसने किया है? उसका सारा का सारा स्ट्रक्चर, सारा का सारा खर्चा, जो भी उसमें मटेरियल लगाया है, जो स्तूपा का गेट है, गेटवे है, उसपे एक एसोसिएशन है इवॉरी वर्कर्स की, उन्होंने पे किया, मतलब वो उनके उस पे जितना भी खर्चा आया उसका सारा का सारा इन्होंने दिया। ये एग्जांपल है एक इसकी इसकी जो मैं बात कर रही हूँ कि कौन कौन इन बिल्डिंग को, इन टेम्पल्स को और स्तूपास को बनाने में मनी देते थे, ठीक है। और कौन थे? मर्चेंट्स होते थे, फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स, ठीक है, परफ्यूमर्स, स्मिथ, hundreds of men and women who are known only by their name, which were inscribed on pillars, railings and walls। कुछ ऐसे वही वही बात होगी जो मैंने आपको अभी बनाई है। काफी सारा फार्मर्स हो गए, ठीक है, जो मतलब जिसमें जितनी श्रद्धा होती थी उस हिसाब से वो जाके मंदिर में या स्तूपा में अपना कंट्री कर देते थे, उसके ऊपर अपना नाम इंस्क्राइब करवा देते थे, लिखवा खुदवाई करवा देते थे, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल क्या है? जैन की मोनास्ट्रीज हैं उसमें देखेंगे हम, ठीक है। स्कल्पचर फ्रॉम नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में एक नेशनल म्यूजियम है, उसमें स्कल्पचर पड़ा है हमारा बहुत ज्यादा, वो इसकी एग्जाम्पल्स है, ठीक है। मतलब ये एग्जाम्पल्स के रूप में मैंने बताया आपको बिल्डिंग्स में क्या क्या कैसे कैसे होता था, ठीक है। ये तो बिल्डिंग्स की बात होगी। अब मूव करते हैं पेंटिंग्स की तरफ, ठीक है। पेंटिंग्स में देखें तो सबसे पहले हम बड़ी एग्जाम्पल देते हैं अजंता में अलोरा केव्स की जो गुफाएं हैं उसकी, जो कि औरंगाबाद में है, उसकी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अजंता की अलोरा केव्स जो कि औरंगाबाद में है, ये सबसे बड़ी एग्जांपल है पेंटिंग की, क्योंकि ये ऐसी केव्स हैं जिसमें की बात तो ये केव्स की हो रही है, ठीक है, बड़ी बड़ी केव्स हैं, बहुत इतनी अच्छी केव्स है, अगर आप जाओगे तो आप देखते रह जाओगे। इसका अंदर का जो पेंटिंग वगैरह है अभी ना तो अभी तक वो खराब हुई हैं, मतलब इतना अच्छे तरीके से, मतलब क्या ही मटेरियल यूज होता था, मतलब तब क्या होता था, सब कुछ ऑर्गेनिक होता था, नेचुरल चीजें यूज करते थे लोग। आजकल तो आर्टिफिशियल होता है, जरा सी बारिश होती है तो सब कुछ बिखरना शुरू हो जाता है। अगर हम कहीं पे देखें कोई पेंटिंग मटेरियल, थोड़े टाइम बाद क्या होगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बट इसमें अगर हम जाके देखें, इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है पेंटिंग की।
कहते यहाँ पे क्या है, प्लेस वेयर सेवरल केव्स वर होलोड आउट ऑफ द हिल्स ओवर सेंचुरीज, कितनी सेंचुरीज पहले केव्स के अंदर होलोड आउट करके क्या बनाएगी, केव्स बनाएगी थी ये। पर हम इनको, वही बात आ गई ना, मैं आपको बता रही हूँ कि मैम हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, वाई वी स्टडिंग दैम, क्योंकि हमने देखना है कि पेंटिंग्स का देखना है, ठीक है। बिल्डिंग्स का तो हमने पढ़ लिया, अब हमने इसको रिलेट करो पेंटिंग्स के साथ कि अजंता की जो अलोरा केव्स हैं औरंगाबाद में, वहां के अगर हम केव्स के अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे कि वहां पे पेंटिंग्स हुई पड़ी हैं, और पेंटिंग ऐसे जिसमें कि नेचुरल कलर्स, प्लांट्स के कलर्स यूज हुए हैं, ठीक है। और फिर देखो इतना अंधेरा होने के बावजूद भी, ठीक है, केव्स होगी उस टाइम, लाइट वगैरह तो होती नहीं होगी, तो क्या है, टॉर्च की लाइट में बनाई गई होती हैं पेंटिंग्स, बट फिर भी कितनी नीट एंड क्लीन थी, ठीक है। मतलब दीज केव्स वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो केव्स हैं पेंटिंग के साथ डेकोरेट हुई हुई है। एज द केव्स डार्क इनसाइड, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम देखते हैं कि चाहे कि जो केव्स है अंदर से डार्क है, मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स वर डन इन द लाइट ऑफ द टॉर्च, और जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं टॉर्च की लाइट में बनाई गई हैं। द कलर्स विच वर विव्ड इवन आफ्टर 1500 years वर मेड ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल्स, और जो बहुत विव्ड, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में ये जो कलर यूज हुए हैं आज से 1500 साल पहले, इन पेंटिंग्स को यूज करने के लिए वो किससे बने हैं, या तो प्लांट से बने हैं या फिर मिनरल से बने हुए हैं, ठीक है। द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड दीज स्प्लेंडेड वर्क ऑफ आर्ट रिमेन अननोन, मतलब आजकल तो कोई भी किसी तरह की कोई पेंटिंग बनाता है, नीचे अपने नाम के सिग्नेचर कर देता है, बट इसके जो पेंटर्स हैं उनको हम नहीं जानते कि किन्होंने ये क्रिएट की है, ठीक है। ये होगी पेंटिंग्स की बात। अब थर्ड पॉइंट है हमारा, हम पहुंच जाते हैं, बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ लिया हमने चैप्टर में, पेंटिंग्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम जाते हैं बुक्स के ऊपर, ठीक है। बुक्स में क्या है, द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, बुक्स का संसार क्या कहता है। देखो बुक्स अभी लिखी जाने लगी, आज से काफी साल, मतलब एंशियंट हिस्ट्री के टाइम ही हमारी बुक्स लिखी जाने लगी थी, जिसमें से हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे एपिक्स हैं, ठीक है। एपिक्स मतलब, एपिक्स वो बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं, महाकाव्य होते हैं, जिसके अंदर पूरा, मतलब पूरी की पूरी सेंचुरी लिखी जाती है, ठीक है। सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वर रिटन ड्यूरिंग द पीरियड, इस पीरियड में, एंशियंट टाइम पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में या एपिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जो कि इस टाइम पीरियड में लिखे गए हैं। एपिक्स का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, क्या होते हैं, महाकाव्य होते हैं, जैसे कि महाभारत हो गया, है ना, रामायण हो गया, उसके अलावा एक दो और बताऊंगी जिसके नाम आपने सुने ही नहीं होंगे, मतलब हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे हम। जैसे कि एग्जांपल है, एक फेमस तामिल का एक फेमस एपिक है जिसका नाम है शिल्पादिकरम, शिल्पादिकरम, ठीक है। फेमस तामिल एपिक है जो कि कंपोज किया है पोइट ने, क्या पोइट का नाम है, इलैंगो, ठीक है। और ये आज से कितने साल पुराना है, 1800 साल पुराना है। यहाँ पे एक मर्चेंट, इसमें क्या लिखा गया है ये देखते हैं हम। ये एक ऐसा एपिक है जिसमें कि एक मर्चेंट की स्टोरी लिखी गई है। एक मर्चेंट है जो कि कहाँ पे रहता है, पोहार में रहता है, ठीक है। उसका नाम क्या है मर्चेंट का, मर्चेंट का नाम है कोवाल, ठीक है। और उसको, वो यहाँ पे रह रहा होता है पोहार में, यहाँ पे ही उसको एक लड़की है जिसका नाम है माधवी, ठीक है, जो है कोटसानी है, ठीक है, मतलब पर्सन है, काम करती है, उससे इसको प्यार हो जाता है, जैसे इसकी वाइफ को, ठीक है, किसकी वाइफ को, कोवलन की वाइफ को इनकी बारे में पता चलता है, ठीक है। तो इसकी वाइफ का नाम क्या है, कनंगी, कनंगी को पता चलता है इन दोनों के अफेयर के बारे में, तो ये क्या करती है, अपने हस्बैंड के साथ पोहार छोड़ के मदुराई दोनों शिफ्ट हो जाती हैं। ये छोटी सी स्टोरी जस्ट मैंने आपको बताई है। ये एक एपिक है बहुत बड़ा, हमारी इंडियन बुक्स का, एशियंट बुक्स में से लिखा गया एक एपिक है जिसका नाम है शिलापदिकरम, ठीक है। अब एक और महाकाव्य जिसका नाम है मानी मेकालाई, ठीक है। अब ये किससे रिलेटेड है, ये जो दोनों थे, कौन था, कॉवलन और उसकी वाइफ कानंगी, दोनों की जो बेटी है उसकी स्टोरी पे बेस्ड है, ठीक है। ये भी क्या है, एक तामिल एपिक है, 1400 साल पुराना है, ठीक है। और इसको किसने कंपोज किया, इसको कंपोज किया सतंगर ने, ठीक है।
सतनगरते। ठीक है, इसकी स्टोरी क्या है? स्टोरी है कि जो कॉल्विन है उस और जो माधवी है, ठीक है, उसकी उसकी जो डॉटर है, इनके बारे में है। ठीक है, क्या है? अदर राइटर्स और अगर हम देखें और राइटर्स ने भी बुक्स लिखी हैं, बट कौन सी लैंग्वेज में लिखी हैं? संस्कृत में लैंग्वेज में लिखी हैं। जैसे कि हम नाम लेते हैं कालिदास का, वर्जन फ्रॉम मेघदूता। मेघदूता भी एक बहुत बड़ा महाकाव्य है जो कि कालिदास ने लिखा, लेकिन संस्कृत लैंग्वेज में है। ये देखो यहाँ पे ना थोड़ी सी गड़बड़ है, मैंने मुझे लगता है मिस्टेक कर दी, सॉरी। एक बार चेक कर लेते हैं नाम में ना। माधवी लिखा है ना? मतलब ये जो इसको जिससे प्यार हुआ था उसकी और उसकी बेटी की लव मतलब स्टोरी है। दीज ब्यूटीफुल कंपोजिशन वर लोस्ट टू स्कॉलर्स फॉर मैनी centuries till their manuscripts were rediscovered about 100 years ago। मतलब इसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है काफी ज्यादा गुम गई हैं, कुछ कुछ मिली हैं, बस इतना ही पता चला है कि ये जो एपिक है, ये भी तामिल का एपिक है, 1400 साल पुराना है, और ये जो है काल्विन और माधवी की जो डॉटर है उसके बारे में है। ठीक है, और अदर एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दी अदर राइटर्स के बारे में, जैसे कालिदास ने संस्कृत में लिखा है जिसका नाम है मेघदूता। ऐसे ही हम एक दो और महाकाव्य के बारे में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम महाभारत और रामायण को कवर करेंगे, और ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। आई होप आपको इतना चैप्टर समझ आया होगा। और अगर आपने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है 6th क्लास की हिस्ट्री की, जिसको हम एंशियंट हिस्ट्री भी कहते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिएगा। 6th क्लास की प्लेलिस्ट की पूरी की पूरी वीडियो बनी हुई है, एक एक क्लास की चैप्टर के वाइज एक्सप्लेनेशन है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, मतलब पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।